सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड में कोई प्रॉब्लम है? नहीं बोलोगे फिर तो आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एग्ज़ाम में डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफिनीशन आ सकता है और उस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। ओके, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ measure of how difficult it is to rotate a particular body about a given axis, यानी किसी एक एक्सिस के अबाउट जो बॉडी होता है वो कैसे रोटेट करेगा, किस अमाउंट में रोटेट करेगा, है ना। तो वही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना। तो जैसे सपोज करिए आप, ये आपका रेक्टेंगल है ना, ये आपको बी दी हुई है और ये आपको डी है ना। अब इसमें कहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो दो एक्सिस होती है, क्योंकि जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या करते हैं, सी जी के अबाउट निकालते हैं, सी जी या सेंट्रॉइड, है ना। तो सेंट्रॉइड और सी जी के अबाउट निकालते हैं। सपोज करिए ये इसकी सेंट्रॉइड जो है ये यहाँ पे है, तो क्या होगा, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई एक्स एक्स निकलेगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। और अगर हम आई वाई वाई लिखेंगे तो ये होगा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए आई वाई वाई का वैल्यू कुछ आएगा तो इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, यानी वाई वाई एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये जो बॉडी है ये रोटेट, मतलब कितने अमाउंट में रोटेट कर रहा है, मतलब किस तरह से रोटेट कर रहा है, वो हमें दिखाना होता है। तो ये दोनों वैल्यू जो होता है रिस्पेक्टिव होता है, यानी आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई निकालते हैं। उसके बाद हम लोग शो करते हैं कि आई वाई वाई जो है, मान लीजिए आई वाई वाई ग्रेटर देन आया आई एक्स एक्स के, है ना। तो जब ग्रेटर देन आया तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बॉडी जो है, बॉडी रोटेशन अबाउट वाई वाई एक्सिस इज स्ट्रॉन्ग, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, इसका मतलब वो बॉडी वाई वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट मतलब होना बहुत मुश्किल होता है, इसका कहने का ये मतलब हुआ, है ना। यानी बॉडी स्ट्रॉन्ग है वाई वाई एक्सिस के अबाउट। तो इसीलिए जब भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं, जब भी हम लोग डिज़ाइन करने जाते हैं किसी भी सेक्शन को, तो डिज़ाइन करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके हम लोग सॉल्व करते हैं, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। क्योंकि हमें पता है अगर मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये तो ऑलरेडी क्या है, मैक्सिमम है, ऑलरेडी क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना। तो हमें जब भी डिज़ाइन करना होता है तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना होता है, क्योंकि मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या होता है, कुछ आगे देखोगे आप लोग, एम वाई बाई आई इक्वल टू सिग्मा होता है। यानी आई जो है, सिग्मा मतलब क्या होता है, सिग्मा बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस को, है ना। क्या यानी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कहाँ पे यूज करते हैं, मैं वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस है ये वाला पार्ट, जो इतना अभी मैं ये सब जो डिस्कस करने जा रही हूँ, है ना। बट आप लोग देख लीजिए इसे, ये आप बेंडिंग इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एम वाई बाई आई इक्वल टू सिग्मा। तो सिग्मा जो होता है वो स्ट्रेस होता है ना, बेंडिंग स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस है बस स्ट्रेस मान के चलो इसे। तो ये आपका स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस के केस में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आई जो है वो नीचे है, तो आई जब नीचे है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट इज
अगर हम आई को इंक्रीज करेंगे तो सिग्मा क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट इज आई अगर मिनिमम होगा तो सिग्मा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। ये तो मैथ का फंडा है, आप लोग यूज कर सकते हो इसे, है ना। यही रीज़न है कि हम लोग को सिग्मा जो होता है वो एक तरह का स्ट्रेंथ को मेजर करता है ना, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। तो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी को मेजर करता है, तो आपको स्ट्रेंथ देखना है, तो इसका मतलब हमें जब भी डिज़ाइन करना होगा तो क्या करना होगा, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। ओके, इसके बाद देखिए आप लोग, उसके बाद अगर आपको एग्जाम में पूछ दे सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो आप ऐसे जैसे हमने पूरा फार्मूले समझाया तो ऐसे तो आप लिखोगे नहीं, तो आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे लिखोगे, ग्रेटर द मास कंसंट्रेटेड अवे फ्रॉम, कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, फ्रॉम द एक्सिस, greater the मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। ये आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इसका कहने का मतलब क्या है, ग्रेटर द मास कंसंट्रेटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस। दैट इज, अगर मान लीजिए आपका ये टी सेक्शन है ना, और इसका सी जी कहीं यहाँ पे होगा, अगर आपने ड्रॉ किया होगा टी सेक्शन का सी जी, तो कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, है ना, एक्स एक्सिस की बात करें, तो एक्स एक्सिस के मतलब इस साइड कितना है, ग्रेटर है, जो मास है वो ग्रेटर मास है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो जनरली, यानी जनरल केस में, हमेशा तो नहीं होता है, बट जनरली आई एक्स जो होगा वो आई वाई वाई से ज़्यादा होगा, है ना, जनरली। ओके, क्योंकि ग्रेटर मास है ऊपर। अब डिपेंड करता है कि मास कितना है, वो तो अभी यहाँ पे मेजर हम डायग्राम से तो मेजर नहीं कर पाएंगे, बट एक्चुअल में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, जहाँ पे एक्चुअल में कोई भी बिल्डिंग या कोई भी टी सेक्शन या ब्रिज जहाँ पे बनाया जाता है, तो वहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे ये सब एनालिसिस करना पड़ता है, क्योंकि हमें मिनिमम एनालिसिस करना है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके सॉल्व करना है। नेक्स्ट है इसी में द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया और ऑफ अ मास। यानी एक मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एक एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो आप लोग 12th में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, है ना। प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव आइडिया of the relative distribution of area and mass of a body with respect to some reference। हाँ बोलो। मैम एक लड़का ज्वाइन करना चाह रहा है, गुड्डू लोग। ओके ओके ओके, मैं ज्वाइन कर दूँ। तो ये किसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, रिलेटिव वैल्यू होता है, जो क्वांटिटिव आइडिया हमें प्रोवाइड करना होता है। क्योंकि जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो ना, जैसे मान लो आपने आई एक्स निकाला, तो आपको कुछ वैल्यू आया 2, 3, 5, 4 mm/4, है ना। सॉल्व करने के बाद आई वाई वाई आया आपका, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, है ना, mm/4। तो ये क्या है, आपको क्वांटिटेटिव आइडिया दे रहा है, एक क्वांटिटी के फॉर्म में चेंज कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस एक्सिस, किसी एक एक्सिस के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एनालिसिस कर रहे हैं, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया और मास को एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस या सिग्निफिकेंस में ही लिख सकते हो अगर एग्जाम में आए तो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्चुअली अ सेकेंड, ये कलर दिख रही है ना आप लोग को, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द
about the reference axis called area moment of inertia और सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो कहीं कहीं पे आप लोग को लिखा रहेगा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और या सिंपली लिखा रहेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो दोनों सेम है, ओके। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो जो एरिया होता है, एरिया का मतलब सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, दैट इज अगर हमारे पास मान लीजिए ये आपके पास एक बॉडी है, ये बॉडी है, मान लीजिए इस बॉडी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी आर, रेडियल डिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं जनरली, है ना, क्योंकि जब भी हम लोग डिराइव करते हैं तो रेडियल डिस्टेंस लेके सॉल्व करते हैं। एरिया अगर ए है इस लेमिना का, और सपोज करिए कि ये पी आपका पी और पी डैश कोई एक्सिस है ना, ये आपकी एक्सिस है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है अबाउट पी पी डैश एक्सिस, दैट इज आई पी पी डैश, है ना, ये फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करना होता है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया लेना होता है, यानी एक बार आपने मोमेंट ऑफ एरिया ले लिया, फिर से आपको मोमेंट ऑफ एरिया लेना है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट पी पी डैश, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया लोगे तो क्या करोगे आप लोग, यानी आर इंटू डी ए। सपोज करिए कि यहाँ पे कोई छोटा सा स्मॉल सा सेक्शन है ना, ये सेक्शन है आपका, ये आपका डी ए है, इसकी जो एरिया है, इस जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की एरिया है डी ए, और इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक आर, है ना। तो इसकी मोमेंट क्या होगा, अगर मोमेंट हम फाइंड करना चाहें तो आर इंटू डी ए। अगर हम यहीं पे सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड करना चाहें, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, यानी एक बार मोमेंट ऑफ एरिया निकल चुका है, अब फिर से मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड करना है, तो सेम चीज़ है जैसे हम लोग फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे ना, है ना, उसी तरह से एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ पे तो रेडियल कंडीशन हम यूज कर रहे हैं क्योंकि आर लिखे हैं तो रेडियल कंडीशन हो गया। तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट पी पी डैश, तो ये हो जाएगा आपका आर इंटू डी ए और इंटू में आर, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आपका 2 होगा ना, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू डी ए। तो ये आपका सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया हो जाएगा। अब जब भी हम लोग रेडियल डायरेक्शन के, जैसे मान लीजिए सर्किल है और सर्किल में अगर हमें रेडियल डायरेक्शन के अबाउट निकालना है, मान लीजिए आर है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और रेडियल डायरेक्शन आपका कहीं यहाँ पर होगा जेड एक्सिस, है ना, रेडियस के डायरेक्शन में। ये 3D है, आप लोग इमेजिन कर सकते हो। तो यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग IP और इसी को बोलते हैं IZ, दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली ट्विस्टिंग के केस में जब हम टॉर्सन एनालिसिस करते हैं या ट्विस्टिंग, है ना, किसी भी शाफ्ट का ट्विस्टिंग ऑफ शाफ्ट, कोई भी शाफ्ट होता है, शाफ्ट का ट्विस्टिंग और टॉर्सन हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो उस कंडीशन में IP यूज करते हैं, है ना। तो IP इक्वल टू IZ इक्वल टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक थ्योरम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आप यहाँ पे ऐसे ही देख लीजिए कि IZ इक्वल टू, यानी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है एक, तो IZ इक्वल टू आपका IXX प्लस IYY, IZZ लिख सकते हो इसको, या आप कहीं पे सफिक्स ऐसे भी देख सकते हो IX प्लस IY, है ना, सिंपल सा, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमें सफिक्स में IXY भी लिखना होता है तब फिर हमें ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ता है ना। तो ये सब आगे हम देखेंगे एक एक करके, थ्योरम है ये सब, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, है ना।
तो नेक्स्ट अगर मान लीजिए आपके पास ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और यहाँ पे कोई आपको बॉडी दी हुई है, और इसकी जो छोटा सा एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट है, उसकी एरिया आपको डी दी हुई है ना। और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो एक्स है ना। इसकी कोऑर्डिनेट दी हुई है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक एक्स हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम पोलर वाला यूज कर रहे थे तो आई जेड इक्वल टू हम लोग आर स्क्वायर डी ए लिख रहे थे, है ना। और टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट करना होता है। जनरली आप लोग को पता है, स्मॉल एलिमेंट जब निकालते हो तो टोटल के लिए आप लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें डी ए हमने एज्यूम किया हुआ है, तो यहाँ पे आई एक्स क्या होगा, आई एक्स एक्स एज्यूम करके चलो, है ना, मान के चलो। तो ये आपका क्या आएगा, सेम अगर इसके तर्ज पे देखें तो क्या होगा, आई एक्स एक्स है ना, यानी इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये वाली एक्सिस, है ना, देख रहे हो, ये वाले एक्सिस है, एक्स एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एरिया होगा उस एरिया में इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी ए, है ना। एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वाई स्क्वायर डी ए, और जब हम आई वाई वाई लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी ए। यहाँ पे y है बट यहाँ पे x है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैम समझा दीजिए ना, ये आई एक्स एस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एक्स कैसे करिए। इंटीग्रेशन पता है, समझ में आया इंटीग्रेशन क्यों लिया। इंटीग्रेशन मैंने इसीलिए ली, देखो बेटा, इंटीग्रेशन इसीलिए लिया क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है ना। हमने स्मॉल एलिमेंट एनालिसिस किया डी ए, तो लेकिन हमें बॉडी ये पूरा है बॉडी, तो जब स्मॉल एलिमेंट का एनालिसिस हम लोग करते हैं, कहीं से डिस्टेंस लेते हैं, तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। मान लो छोटे छोटे स्ट्रिप है, तो टोटल निकालने के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेट ही तो करोगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समझ में आता है ना सही से। यहाँ पे डेरिवेशन करोगे ना, तो डेरिवेशन में पूरा इंटीग्रेशन है ना। तो समझ लो कि कोई भी स्मॉल एलिमेंट आपने एज्यूम किया डी ए, अब आपको पूरे एरिया का निकालना है, यानी आपको टोटल एरिया का निकालना है। तो टोटल एरिया का निकालने के लिए आपको टोटल एरिया का यानी डी ए जो है स्मॉल एलिमेंट, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यही तो होता है ना। तो उसी तरह से क्या होगा, यहाँ पे आपको मान लीजिए ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ऐसे तो इसको बोलते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना। अगर आपको आर और थीटा दी हुई है तो पोलर कोऑर्डिनेट हो गई। अगर आपको कोऑर्डिनेट एक्स और वाई में दी हुई है तो आपको क्या हो गई, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, ये छोटा सा एलिमेंट एज्यूम किया डी ए। अब इस डी ए का मोमेंट निकाल दो एक्स एक्सिस के अबाउट। तो जब डी ए का फर्स्ट मोमेंट निकालोगे एक्स एक्सिस के अबाउट, x1 आई x1 मान लो इसको, तो क्या होगा, डी ए इंटू वाई, फिर से निकालोगे इसी का आई x2 हो जाएगा, तो यानी आई xx लिख सकते हैं। तो ये आपको डी ए इंटू वाई, है ना। तो डी ए इंटू वाई क्या हो गया, आई xx जो हुआ वाई स्क्वायर डी ए, है ना। और टोटल निकालना है तो इंटीग्रेट, है ना, टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट होगा। तो सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हो, आई वाई वाई, यहाँ पे वाई आ गया था तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। इसमें एक पॉइंट है जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लिख लो, जो मैंने बोल दी थी तो वो चीज़ आप लिख लो। कंसेप्ट ऑफ आईपी यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड्स एप्लीकेशन इन द analysis of members subjected to torsion और twisting, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब है आप लोग का टॉपिक है इसके बाद रेडियस ऑफ जिरेशन, रेडियस ऑफ
जीरेशन, ये भी आप लोग को पढ़ा हुआ होगा, बस आप लोग यहाँ पे देखते जाएंगे तो आप लोग को रिफ्रेश हो जाएगा जो भी आप लोगों ने पढ़ा है ना, और अच्छे से याद हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, इसको हम लोग स्मॉल के से डिनोट करते हैं। आप कैपिटल के भी अगर लिख दियो एग्जाम में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि बहुत लोग कैपिटल के लिख देते हैं। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन को स्मॉल के से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पे आपको स्मॉल आर से डिनोट किया हुआ मिलेगा, बट आर हम इसीलिए यूज नहीं करते क्योंकि यहाँ पे पोलर वाले में आर रेडियस में यूज करते हैं, इसलिए रेडियस ऑफ जाइरेशन को हम लोग स्मॉल कपा बोलते हैं। इसको स्मॉल के है उसको कपा बोलते हैं, तो कपा से डिनोट करते हैं I/A। अब इसको इसका डिफिनीशन देख लो आप, क्योंकि एग्जाम में आपको डिफिनीशन भी आएगा। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन, इसको डिफिनीशन के फॉर्म में लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो I=a² यही डिफिनीशन होता है इसका, है ना, कि ये जो k है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी एरिया का, है ना, जिसका स्क्वायर करने पे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है। अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है, वही डिफिनीशन है इसका। तो क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ एन एरिया और अ सेक्शन is defined as the square root of the ratio of its moment of inertia to the area, है ना। यानी डिफिनीशन में भी यही चीज़ लिखा हुआ है, जो चीज़ आपको यहाँ पे है यही डिफिनीशन है। कहीं कहीं पे आपको डिफिनीशन में ये वाला पार्ट लिखा रहेगा, है ना, तो आप ये लिख लो या ये लिख लो, बात एक ही है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये हो गया। अब अगर हम इसे कुछ डायग्राम से डिनोट करें तो सपोज करिए कि आपने क्या किया, एक एरिया लिया, ये आपका एरिया है ए, है ना, यहाँ से आपका डिस्टेंस एक के डिस्टेंस आपने एज्यूम किया और ये आपकी एक्सिस है ना। इसको आप लोग लिख सकते हो एक्सिस ऑफ रेफरेंस, दैट इज रेफरेंस एक्सिस। तो एक्सिस ऑफ रेफरेंस है, तो इस कंडीशन में यानी यहीं से इसी फॉर्मूले से आपका सॉल्व होके यहाँ पे आएगा। तो जब सॉल्व करोगे तो k = I/A आएगा, है ना। दैट इज I अगर निकालना चाहोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, I एरिया इंटू कपा का स्क्वायर, दैट इज आप और सिंप्लीफाई करोगे तो एरिया इंटू के, यानी फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फिर से कपा से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो ये तो आपका जनरल इक्वेशन हो गया। अगर आपको एक्स एक्सिस के अबाउट में पूछ दिया तो के वाई होता है वाई एक्सिस के अबाउट, और के एक्स हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस के अबाउट, और के जेड हो जाएगा आपका जेड एक्सिस के अबाउट, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका फार्मूला सेम ये वाले फार्मूला में आई की जगह क्या करो I/Y/A, इसमें क्या होगा I/X/A, और इसमें क्या होगा I/Z/A, है ना। तो ये आप अलग अलग अगर एक्सिस का पूछा गया है तो अलग अलग एक्सिस का आप लोग याद रख सकते हो, ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो लिख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना। एक बार मैं IIT मद्रास का इंटरव्यू दे रही थी तो उसमें पूछा गया था कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस वही होता है जैसे हमने डिफिनेशन में लिखा ना कि किस तरह से वो किसी पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है ना। तो वो एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, आप वहाँ पे बता सकते हो, है ना, और डिस्क्राइब कर सकते हो, और जितने भी है वो सब सारे टर्म डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, तो ज्योमेट्रिकल interpretation may be given to radius of gyration as the distance at which
whole the area is taken to be concentrated as thin sheet, क्योंकि हमने इस होल एरिया को हमने एक थिन शीट में डिनोट कर लिया था, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, थिन शीट ऑफ negligible width such that there is no change in moment of inertia, है ना। यानी हमने क्या किया, ये पूरे एरिया को, ये मान लीजिए आपका एरिया था, तो इसको हमने थिन शीट में डिफाइन कर लिया, थिन शीट में इसका एरिया वही रहेगा, है ना, और विड्थ को निग्लिजिबल कर लिया। उसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फाइंड किया इस पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, रेफरेंस एक्सिस के अबाउट, तो ये जो डिस्टेंस था यही का क्या था, रेडियस ऑफ जेरेसन। ओके, नेक्स्ट है आपका थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो थ्योरम में कौन कौन सा थ्योरम है आप लोग पढ़ चुके हैं ये भी, है ना, बट यहाँ पे देख लीजिए एक बार। एक है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एग्जाम में प्रूफ आ सकता है इसका, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूफ करें, बोलेगा नहीं प्रूफ करने के लिए, बट अगर आपको लिख दिया, क्वेश्चन का मार्क्स दे दिया आपको 6 मार्क्स 8 मार्क्स, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, है ना। यानी लिख तो दिया डिस्क्राइब करो, बट अगर 6 और 8 मार्क्स में है तो आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ओके, तो सपोज पहले हम उठाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट जरूर याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट अगर गलत लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, है ना। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, पहले आप डायग्राम देख लो, यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे होता है। सपोज करिए ये आपका ए लाइन है, ए एक्सिस है ना, और ये जो बॉडी है, इस बॉडी का सी जी यहाँ पे लाई कर रहा है ना, यानी ये आपका सेंट्रॉइड है, मान लीजिए सेंट्रॉइड सी जी एक ही है, अभी यहाँ पे प्लेन एरिया मान के चल रहे हैं, दोनों बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपका ये सी जी वाला लाइन है, तो आप इसको सी जी लिख सकते हो या जी जी लाइन लिख सकते हो, है ना। तो जी जी लाइन हो गया ये, अब इसका एरिया जो है आपका ए है ना, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एच है ना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आई पी इक्वल टू आई जी प्लस ए इंटू एच स्क्वायर, है ना। आई जी मीन्स होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस। ए तो हो जाएगा एरिया ऑफ बॉडी, है ना, और आपका एच हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन सी जी ऑफ बॉडी यानी ब्लॉक एंड पार्टिकुलर एक्सिस। जिस एक्सिस के अबाउट आपको सॉल्व करना है, निकालना है, तो वो एक्सिस हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, स्टेटमेंट इसका नोट करो। तो स्टेटमेंट क्या होगा, इट एनेबल्स वन। मैम ये लिखने को आता है क्या? हाँ बेटा आएगा, लिखने को आएगा, थ्योरी भी आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, है ना। तो हाँ हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। नोट में तो आप नहीं लिख रहे? हाँ मैं नोट सब नहीं दे रही हूँ, अब यहीं से अब आप लोग करो सब कुछ, नोट्स नहीं मैम दे रही। नोट्स दे दीजिए ना प्लीज मैम, रिक्वेस्ट है रो मत। मैम इसी का पीडीएफ बना दीजिएगा ना क्लास वाले। हाँ तो मैं VCS सॉफ्टवेयर पे अपलोड करूँगी, आप लोग वहाँ से देखो। मैम तो आप नोट्स भी अपलोड कर दीजिएगा VCS सॉफ्टवेयर पे। हाँ वहीं पे मैं कर रही हूँ। अब कल का जो था ना, कल का जो मैंने पढ़ाई थी कैड का,
तो वो दोनों मैंने वहाँ अपलोड करी हुई है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करो। नोट्स का बात कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर कर रहे हैं। दोनों कर रही हूँ मैं वहाँ पे। मैम नोट का ही बोल रही है दोनों का। हाँ ओके, दोनों- बस नोट्स चाहिए मैम आप। हाँ हाँ, कोई नहीं, दोनों है वहाँ पे। जिसको प्रॉब्लम हो तो वो दोनों देख सकता है, जिसको नहीं है प्रॉब्लम सिर्फ नोट्स डाउनलोड कर सकता है। ओके, मैंडेटरी नहीं है मेरा वीडियो देखना, वैसे भी वीडियो में इतनी सारी तुम लोग thank हल्ला you, ma'am. करते हो। इसमें देखो इसका क्या है, इट एनेबल्स वन टू ऑब्टेन the moment of inertia about any axis parallel to a centroidal axis in terms of that about the centroidal axis of the perpendicular distance between these two axes। कहने का मतलब यही है, अगर मान लीजिए आपको हम डायरेक्ट एक रेक्टेंगल सेक्शन ले रहे हैं, तो आप लोग को डिराइव करने के लिए आएगा रेक्टेंगल सेक्शन का, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसको डिराइव करिए। तो मान लीजिए आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई वाई एक्सिस है ना, तो आई एक्स आपका आया हुआ है कितना, बी डी क्यू बाई 12 है ना, ये डिराइव करके आएगा है ना। अब कह दिया कोई आया और उसने बोल दिया कि आपको निकालना है ये ए बी है ना, तो आपको निकालना है आई ए बी है ना, आई ए बी फाइंड करना है। तो आई ए बी फाइंड करने के लिए फिर क्या करोगे, आई ए बी इक्वल टू क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होगा, तो ये तो आपका डी बाई 2 होगा है ना, और इसके सी जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, बी डी क्यू बाई 12, और प्लस एरिया लेना पड़ेगा बी इंटू डी, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी बाई 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर मान लीजिए इधर का पूछ दिया, सी है ये, तो आई बी सी, तो आई बी सी क्या हो जाएगा, डी डी क्यू बाई 12 प्लस बी इंटू डी इंटू बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया देख लो थोड़ा, नहीं तो फिर से पूछोगे। ये आपका आई एक्स एक्स प्लस ए इंटू डी बाई 2, क्योंकि एच की जगह डी बाई 2 है। इधर क्या होगा, इधर होगा आपका आई वाई वाई प्लस ए और बी बाई 2 का होल स्क्वायर है ना। तो ये पार्ट ये आएगा आपका। अब इसको डिराइव करना है, डिराइव करने के लिए भी एग्ज़ाम में आता है, तो यहाँ पे मैं लेक्चर को एंड कर रही हूँ है ना, डिराइव मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी। ओके।